आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी था एक ज़माने में भारत में। आज के ज़माने में लोग भारत से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है, कोई कैम्ब्रिज में जाता है, तो कोई कहीं जाता है, तो कहीं जाता है। लेकिन आज बहुत से लोगों को आज पता नहीं होगा इतिहास के बारे में अपने की एक ज़माना था जब अपने हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग बाहर से पढ़ने के लिए आया करते थे। हिंदुस्तान में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। यहाँ से आर्यभट्ट, आर्यदेव जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक निकले। महान महान लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। भारत आने के बाद उसने भी 4 साल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। फिर उसके बाद चीन का एक और चीनी ट्रैवलर एक और था, चाइनीज ट्रैवलर हिट सिंह, वो भी यहाँ पे आके रहा था। उसने भी करीब 10 साल गुजारे थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो ये यूनिवर्सिटी का आखिर हिस्ट्री क्या है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। आज के ज़माने में इस यूनिवर्सिटी को एक 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 कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी, एक तरह से कट्टर ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो अपने धर्म के नाम पर ही इसने इसको धर्म के नाम पे ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के कारण ही इसने ये इतनी बड़ी और इतनी भव्य यूनिवर्सिटी को जला दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक जलती रही थी। और है ना, इसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी जली थी तो इसमें से 90 लाख बुक्स जल के राख हो गई थी। अगर आज सोचिए, अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर होती अपने इंडिया में, तो न जाने क्या क्या मिल सकता था। बुद्धिज्म का प्रचार निकला यहाँ से। गौतम बुद्ध और महावीर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों संस्थापकों ने भी यहाँ पे उपदेश दिए। गौतम बुद्ध के शिष्य गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्होंने भी यहाँ आकर एक उपदेश दिया इसके बारे में। कुषाण वंश के टाइम पे कई कई बार इसमें, हालांकि ये जब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो इसको कई कई बार तोड़ने की भी कोशिश की गई, तोड़ा भी गया था, डिस्ट्रॉय भी किया गया, लेकिन बार बार इसे बनाया भी गया था। बार बार हर राजाओं ने इसको बनाया था। तो आखिर ये यूनिवर्सिटी की क्या हिस्ट्री है, ये कब कब इसकी स्थापना हुई, क्या इतिहास है, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, वो आज के इस वीडियो में अपन सारी बातें इसमें करेंगे। तो नालंदा नालंदा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नालन और दा। नालन का मतलब होता है कमल का फूल, और दा मतलब होता है देने वाला। तो मतलब कमल के फूल के हिसाब से ये संस्कृत से लिया गया एक शब्द है। इसी से ही यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा, हालांकि इसका नाम आगे चल के नालंदा महाविहार भी पड़ गया था। और आज भी ये पटना से आगे राजगीर के पास स्थित है। अभी भी ये जगह है। हालांकि अब तो ये खंडर में तब्दील हो चुका है। बाद में भी यूपीए सरकार ने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको बात की थी कि इस पे फंडिंग की जाएगी, इसको यूनिवर्सिटी को चालू किया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बताया गया है। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इसका नाम डाला है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना जो थी वो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के प्रथम शासक कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश के पहले शासक कुमार गुप्त ने की थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे जैसे जैसे अगर कोई भी जैसे पढ़ने के लिए आता था, उसके लिए कोई वहाँ पे ऐसा कोई आसान नहीं था वहाँ पे जाके पढ़ना। वहाँ पे भी बहुत मुश्किल था। ऐसा भी नहीं किया ना, जैसे अगर आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना और अगर आपको पता चला और आप यूनिवर्सिटी में चले गए, तुरंत में अप्लाई कर दिया और वहाँ पे जाके एडमिशन मिल गया, ऐसे नहीं होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ता था? सबसे पहले तो आपको संस्कृत आनी ज़रूरी थी। संस्कृत जब तक नहीं आती थी तब तक आपको नहीं मिलता था एडमिशन। संस्कृत तो आ गई, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को समझना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ से निकले। बहुत सारे जो मॉन्क थे, जितने भी जो मॉनेस्ट्री में जो महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे, बहुत सारे वो यहीं से ही निकले थे। उन्होंने यहीं से ही ज्ञान प्राप्त किया था। तो
यहाँ का सबसे दूसरा बड़ा रूल था कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सबसे पहले बौद्ध धर्म को तो समझना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर इसके लिए एक और एग्ज़ाम होता था, वहाँ का गेट पे जो द्वारपाल बैठते थे, जो वॉचमैन बैठता था, वो तक एग्ज़ाम लेता था इसके लिए। मतलब अगर वो ऐसे ऐसे वहाँ पे ऐसे लोगों को, बड़े बड़े पंडितों को बिठाया जाता था इसमें, जो जिनको धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी सभी विषयों के बारे में ज्ञान हो, सबके बारे में जानकारी हो, और ऐसे लोगों को बिठाया जाता था जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस पूछ सके, जिनका किसी के पास कोई जवाब जैसे रहे न रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। अगर आपने उस परीक्षा में, अगर वो परीक्षा तो आपको पास करनी ही पड़ती थी। अगर फिर उस परीक्षा में पास हुए, फिर उसके बाद में 2 लेवल के और एग्ज़ाम होते थे। 2 लेवल के और एग्ज़ाम होते थे फिर, और जो एग्ज़ाम उसके बाद भी होते थे उसमें भी बहुत कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते थे, बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, टफ क्वेश्चंस आते थे जिनका आंसर भी ढूंढ पाना मुश्किल होता था। या ऐसे अगर उसके लिए भी आपको उसमें बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। उसके बाद भी अगर मतलब जैसे 100 बच्चे गए समझ लीजिए, जैसे आज के टाइम पे कैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे एक रूल होता है कि मेरिट लिस्ट में कि कोई भी बच्चों को अगर जैसे 90% से ऊपर लाए तो उसमें से भी, अगर जैसे 100 बच्चे, 100 में से या तो 10 बच्चों को मिलेगा या 20 बच्चों को मिलेगा। सेम वैसे ही रूल था यहाँ पे भी कि अगर आपको अगर उसके बाद भी अगर जैसे आपने इतनी मेहनत कर ली तो इसके बाद भी मतलब कोई पक्का उम्मीद नहीं होती थी कि आपको तुरंत में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये आज के टाइम के जैसा ही था यहाँ पे भी कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 100 में से 10 या 20 लोगों को ही एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा था कि अब जैसे एडमिशन की बात हो गई यहाँ पे, अब जब यहाँ पे एडमिशन होता था तो जब एडमिशन हो जाता था उसके बाद यहाँ पे रहने के लिए भी एक हॉस्टल था, रेसिडेंस था। टीचर्स स्टूडेंट सब एक ही जगह पे ही रहते थे, एक जगह समझ लीजिए घर जैसे ही सब रहते थे। और यहाँ पे भी ऐसा होता था कि अगर जैसे आपने एक बार एडमिशन दे दिया तो उसके बाद आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी, क्योंकि फीस नहीं देनी पड़ती थी। अब देखिए यूनिवर्सिटी को, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चलानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, बिना फ्री में तो कोई यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं, क्योंकि उसका रहने खाने का, लोगों का खर्चा चाहिए, या यूनिवर्सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी खर्चा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी सैलरी वगैरह देना, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी में जो लोग आते थे, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, और कहाँ कहाँ से आते थे, बहुत से देशों से आते थे, जैसे सुमात्रा, जावा, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, बहुत बड़े बड़े कंट्री से, और इंडिया से भी बहुत से लोग पढ़ने गए थे, जैसे भूटान से, इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग आते थे, भूटान, नेपाल, जैसे जो बाहर के अलग अलग कंट्री थी वहाँ से बहुत लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे। जैसे आज के टाइम पे लोग इंडिया से बाहर लोग फॉरेन पढ़ने के लिए जाते, वैसे उस समय में लोग इंडिया के बाहर से आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आते थे लोग पढ़ने के लिए तो यहाँ पे क्या होता था कि अब जब जैसे पढ़ने आते थे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीचर होते थे, जैसे आचार्य धर्मपाल, आचार्य राहुल, आचार्य शीलभद्र, आचार्य गणपति, जैसे अलग अलग टीचर होते थे और अलग अलग चीज़ें पढ़ाते थे अलग अलग। और यहाँ पे सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था, मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ, साइंस, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता था, जैनिज़्म को पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद जैनिज़्म के बाद में फिर ये सब पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद फिलोसॉफी पढ़ाई जाती थी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी, अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे यहाँ पे। और यहाँ पे भी जैसे हर हिसाब से एक एक अलग अलग टीचर होते थे, जैसे आचार्य धर्मपाल जो होते थे वो यहाँ पे वो धर्म के बारे में पढ़ाते थे लोगों को। और यहाँ का जैसे जो रूटीन लाइफ जो यहाँ का था, यहाँ पे जो रूटीन लाइफ था, जैसे सुबह 5 बजते थे, 5 बजे से लोगों को उठा दिया जाता था,
5 बजे से जैसे लोगों का उठने का नियम फिक्स था कि जैसे सुबह 5 बजे उठने का एक वहाँ पे घंटी बजाई जाती थी कि सुबह उठ चुके हैं, सुबह हो गई है। जैसे उनके बाद फिर उसके बाद सुबह उठती सब नहाते थे, फिर उसके बाद सब पढ़ने के लिए, उसके बाद और टीचर और सब एक साथ सारे स्टूडेंट 10,000 से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स थे सब एक साथ बैठ के वाद विवाद पे हर चीज़ पे एक डिस्कशन किया करते थे। और उसके साथ में एक टीचर होता था पढ़ाने के लिए। वहाँ पे उनके अलग अलग जैसे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टीचर्स होते थे, बच्चों के साथ वो डिस्कस करते थे। अगर बच्चों को कोई इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस चीज़ में वो बताते थे कि वो क्या पढ़ना चाहिए उनको, किस बारे में उनको समझाया करते थे काफ़ी समय तक। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी रही तो जैसे इसके बाद कितनी बार हूणों का भी आक्रमण हुआ उसके बाद, लेकिन जब हूणों का आक्रमण हुआ ये सब हुआ तो उन्होंने वहाँ पे तक उसके बाद फिर उन्होंने बिहार तक आक्रमण किया था। लेकिन जब उन्होंने बिहार तक आक्रमण किया तो उसके बाद भी फिर यूनिवर्सिटी को जैसे तैसे करके उस समय भी बचा लिया गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी को उस समय भी बचाया गया कितनी बार। अब जैसे राजा हर्षवर्धन की बात करते हैं, राजा हर्षवर्धन जो थे अब वो थानेश्वर के पास थानेश्वर के शासक प्रभाकर हर्षवर्धन के बेटे थे। राजा हर्षवर्धन ने भी इस यूनिवर्सिटी को बहुत सारा फंड किया था। अब हर्षवर्धन की समय की बात है, हर्षवर्धन के टाइम की बात है। अब हर्षवर्धन के टाइम पे क्या हुआ था कि जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग उस समय भारत आया था। अब भारत आया था क्योंकि ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, तो उसे बौद्ध धर्म के बारे में सब पढ़ाई करनी थी, समझना था। तब उसे पता था कि अगर उसे बौद्ध धर्म को समझना है एक्चुअल में तो उसको तो इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ह्वेनसांग ने भी इंडिया में आया और इंडिया में रह के भी काफ़ी उसने मेहनत की इस चीज़ पे। और ह्वेनसांग जब आया यहाँ पे तो ह्वेनसांग ने भी जब इस पे मेहनत की काफ़ी, इसमें पहले उसने संस्कृत सीखी, संस्कृत सीखने के बाद सभी एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद उसको यहाँ पे एडमिशन मिला। तो जब यहाँ पे फिर वो रहा तो यहाँ पे भी उसके बाद वो 4 साल तक रहा। और फिर 4 साल में उसने खूब पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी से, और वो यहाँ से बहुत सारे ग्रंथों को लेकर गया था। अपने जितने भी कुछ एक ग्रंथ थे वो उसने चीन लेके गया, वो और चाइना में जाके उसने इस पर बहुत प्रचार प्रसार किया। इसके यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ उसके बारे में यात्रा वृत्तांत में अपने को लिखने के लिए मिलता है। जैसे उसने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि एडमिशन का, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो या 10 लोगों को मिलेगा या 20 लोगों को ही मिलता था। इस तरह की चीज़ें ह्वेनसांग ने भी बताई है। अब ह्वेनसांग के बाद चीनी यात्री हित्सिंग आया था। हित्सिंग आया था, उसने भी अब एक्चुअली जब ह्वेनसांग आया था, एक और बात बता देता हूँ कि ह्वेनसांग आया था जिस समय सम्राट हर्षवर्धन अपने राज्य में थे नहीं, तो वो कहीं और गए हुए थे। तो वो आसाम में राजा भास्कर वर्मन के पास आया था। तो राजा भास्कर वर्मन के पास जब आया था तो वहाँ पे राजा हर्षवर्धन को पता चला ह्वेनसांग आया है। तो ये किस्सा एक और है कि जब ह्वेनसांग का जब पता चला तो सम्राट हर्षवर्धन ने बोला, क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन ने वहाँ के राजा भास्कर वर्मन को ह्वेनसांग को उनके पास भेजने को बोला। तो ह्वेनसांग ने भास्कर वर्मन ने ऐसे कहा था कि अपना सर काट के तो भेज दूंगा लेकिन ह्वेनसांग को तो नहीं भेजूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने ह्वेनसांग को भेजा और काफ़ी उन्होंने इस बारे में हर्षवर्धन के समय में भी रहा वो। फिर जब चीनी यात्री हित्सिंग आया तो हित्सिंग के बाद हित्सिंग जब आया तो उसके बाद 10 साल उसने गुजारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। 10 साल तक काफ़ी उसने पढ़ाई लिखाई की, यहाँ पे चीज़ों को समझा। फिर उसके बाद जब उसने यहाँ पे सारी चीज़ों को समझा, सब कुछ किया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद राजा हर्षवर्धन के बाद भी बहुत सारे राजाओं ने, समझ लीजिए 1000 से लेके 1100 ईस्वी तक कई बार इसको फंड किया जाता था राजाओं के द्वारा बहुत सारा। अब बहुत सारे गांव से लोग यहाँ पे फंडिंग करते थे लोगों को पढ़ाने के लिए। आर्यभट्ट यहाँ से निकले थे।
आर्यभट्ट ने यहाँ से बताया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। आर्यभट्ट ने भी इस बारे में यहीं से ही सबको बताया था इस बारे में, ये भी सबको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसमें यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी बता दिए। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डॉक्टरी, फिर आर्किटेक्चर, अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी, साइंस, मैथ्स, फिर ज्योतिष विज्ञान, भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सभी सभी। और यहाँ पे ऐसा था कि डॉक्टर्स भी अलग अलग तरह के होते थे। अगर जैसे आपको आयुर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, उसमें भी ऐसे बताया जाता था कि डॉक्टरों को कि डॉक्टर लोग भी जैसे कोई भी अगर बीमारी होती है तो इसका इलाज हो जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारे डॉक्टरों को इस बारे में जानकारी होती थी। अगर किसी को अपना इलाज भी कराने आना होता था ना, तो लोग यहाँ पे आया करते थे यूनिवर्सिटी में, यहाँ से अपना इलाज करवा के जाते थे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक इस अफ़गानिस्तान से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, पूरा नाम एक्चुअली ये था इसका। ये बख्तियार खिलजी जब आया, जब इसको यहाँ से बीमारी का इलाज किया गया, इसने अपने धर्म के प्रचार के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था। इस पे हमला कर दिया और सब खत्म करवा दिया अपने धर्म के प्रचार के कारण से, उसकी इतनी दुश्मनी थी। यहाँ पे 4 लाइब्रेरी भी होती थी। जैसे आज के टाइम पे जैसे स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी लाइब्रेरी होती थी। जैसे यहाँ पे धर्मगुंज, रत्नासागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि, ये 4 लाइब्रेरी होती थी। ये 4 लाइब्रेरी थी टोटल। और हर रूम में ऐसे 10,000 से ज़्यादा रूम हुआ करते थे, तो हर रूम के पास हर एक रूम में के लिए 9 मंजिला होते थे। हर 9th फ्लोर पे एक रूम होता था। इस तरह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी था। यहाँ पे योगासन कराया जाता था लोगों को, योग के बारे में। सुबह उठते ही सुबह उठने के बाद सभी को पहले योगा कराया जाता था, सब नहाते थे, उसके बाद फिर एक साथ जब पढ़ाई के लिए सब बैठते थे, फिर उसके बाद अलग अलग तरह की शिक्षाएं होती थी। इस तरह से ये पूरा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री है। अब बात करते हैं इसके ख़त्म होने की कि ये यूनिवर्सिटी आखिर ख़त्म कैसे हुई। देखिए, 1000 ईस्वी की बात है जब पहले मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ। ये तो आप सबको जानते हैं कि उसने पहले 17 बार हमला किया था, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। हालांकि अभी हम इस्लामिक इन्वेजन की ज़्यादा बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी की बात चल रही है अभी। तो यहाँ पे ये होता था, इसने आक्रमण किया तो कई बार उसके बाद धन दौलत लूटा, लेकिन हालांकि ये बिहार तक नहीं पहुँच पाया। अब जब 91 में जब मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो तराइन के तीसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसके बाद जब तराइन के युद्ध में हराया, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से इस्लामिक रूल चालू हो गया। और इस्लामिक रूल चालू हुआ, और उसके बाद जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी 1206 में। लेकिन उससे काफ़ी टाइम पहले की बात है, ये 1192 या 93 की बात है। अब उस समय क्या हुआ था कि इस समय उसका एक गुलाम हुआ करता था। ये जिसने भी लोगों को लेके जाता था अपने साथ में, सबको अपना बच्चा मानता था एक तरह से। तो ये सबको उसका एक गुलाम था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी तो था, ये अफ़गानिस्तान से आया था। इसने भी काफ़ी जगहों पे आक्रमण किया। पहले बंगाल पे आक्रमण किया, फिर उसके बाद इसने बिहार के एक किले पर आक्रमण किया। बिहार के किले पे जब आक्रमण किया तो क्या हुआ कि बिहार आक्रमण के बाद जब इसको पता चला कि ये कोई किला तो था नहीं, किला नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये कोई यूनिवर्सिटी है।
हालांकि वो तो सब तो उससे उसका कोई वो नहीं रहा, उसको पता था कि धर्म से रिलेटेड है उसके, तो उसका मन खराब हो ही गया था। लेकिन जब बिहार में पूरा उसने आक्रमण किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक कि वो बहुत बीमार पड़ गया। अब ये कहानी सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, क्योंकि इसका भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि अब हिस्टोरियंस भी अलग अलग इस पर व्यूज़ देते हैं, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। अब वहाँ पे भी अगर आप कभी अगर घूमने फिरने के लिए अगर जाते तो वो गाइड भी शायद आपको यही कहानी बताएगा कि ऐसे ही हुआ था। तब ऐसा कहा जाता है कि है ना, बिहार आक्रमण के बाद में बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार पड़ गया तो इसने अपनी तरफ से बहुत सारे हकीमों को, वैद्यों को, अलग अलग डॉक्टर्स को, जितने भी जो भी इसके थे सबको बुला लिया। अब इसने सबको दिखा लिया, सबसे अलग अलग दवाइयाँ ली, सब कुछ किया, तो लेकिन इससे इसको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब बीमार काफ़ी चल रहा था तो इसको किसी ने बोला कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके कंसल्ट कीजिए, वहाँ पर जाके आप किसी को दिखाइए, वहाँ पे अच्छे से आपका इलाज हो सकता है। तो पहले तो इसने बहुत आनाकानी की कि नहीं मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाऊँगा ऐसे वैसे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था तो ठीक होने के लिए तो ज़रूरी था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब ये हुआ तो नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर काफ़ी किस करने के बाद इसने नालंदा यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया। वहाँ पे जब इसने कांटेक्ट किया ना तो वहाँ के एक डॉक्टर थे शीलभद्र, उन्होंने इसका इलाज करने जब वो आए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि देखो मैं अपने हिंदुओं पे मेरे को कोई भरोसा नहीं है, मैं इस्लाम से रिलेटेड जो कुछ भी अगर अगर कोई नुस्खा बताना है तो अब मेरे इस्लाम धर्म से रिलेटेड ही बताओ, मैं कोई ऐसे दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। तो बख्तियार खिलजी ने ऐसे करके उसके इलाज कराने से ना कर दिया। तो शीलभद्र ने क्या किया, जो वहाँ के आचार्य थे उन्होंने क्या किया कि उसको एक कुरान दे दी। कुरान इस्लाम में पढ़ी जाती है, ये तो सभी को पता है, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, तो ये उनका ग्रंथ है, जैसे अपना रामायण महाभारत ये सब है, तो उनको उनका धर्म ग्रंथ एक कुरान है, तो कुरान दे दी पढ़ने के लिए। अब कुरान पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी औषधियों का, दवाइयों का खूब सारा लेप लगा दिया। अब बख्तियार खिलजी क्या करता था, जब जैसे उसको वो मुँह से वो जैसे थूक लगाते वो लोग, ऐसे उसके पेज पलटता था तो उसके वो औषधियों का लेप उसके बॉडी में जाता था। तो ऐसे कर करके वो धीरे धीरे बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। अब बख्तियार खिलजी जब ठीक हो गया तो उसके बाद उसने ये पता लगाया कि ये कैसे ऐसे कैसे हो गया, इसने ये कैसे हुआ। जब उसको इस बारे में पता चला कि कुरान में औषधियों का लेप लगा, उसको वो ठीक हो गया, उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे उसको कोई खुश नहीं हुआ वो कि हाँ उसको इतना अच्छा इलाज मिल गया, उसकी जान बच गई, उससे वो उसको उसकी उसकी खुशी नहीं थी। उसको इस बात का प्रॉब्लम था कि उसके धर्म के अगेंस्ट कोई चीज़ कैसे हो गई। तो ऐसे करके उसको ये चीज़ हो गया। तो उसको लगने लगा कि अगर ये यूनिवर्सिटी रही तो उसके बाद में तो फिर ऐसे तो इस्लाम धर्म का प्रचार रुक जाएगा। ये सब सोच के उसने आक्रमण करने की योजना बनाई, और ऐसे करके उसने फिर जाके यूनिवर्सिटी पे आक्रमण कर दिया। फिर जो जिसने आचार्य शीलभद्र थे उनकी हत्या कर दी, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवाना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी को जला दिया, लाइब्रेरीज जलवा दी, बुक्स जलवा दी। अब ऐसा कहा जाता है कि ये 3 महीने तक की लाइब्रेरी जलती रही थी। अब कोई 3 महीना बोलता है, कोई 6 महीना बोलता है। ऐसे कर करके लोग बोलते हैं कि ऐसे की लाइब्रेरी इतनी जल गई और 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स इसमें जल के खाक हो गई। तो ऐसे करके ये यूनिवर्सिटी का ख़त्म हो गई। यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी से खुश हुआ, हालांकि कर्मों का हिसाब भी हुआ, उसकी भी ऐसी दर्दनाक मौत हुई बाद में, क्योंकि पता ही है, वो आपने सुना ही होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उसके साथ भी फिर बाद में वही हुआ। लेकिन इसने जो किया यूनिवर्सिटी के साथ में आज भी, लेकिन आज भी उसके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं पाया, और आज ये यूनिवर्सिटी खंडर में तब्दील हो गई। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी पे किसी ने ध्यान दिया नहीं। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ आए भारत में तो उन्होंने अपना अपना फिर एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाना चालू कर दिया लोगों को, ऐसे वैसे करके सब चीज़ें होने लग गई। फिर उसके बाद से यहाँ पे, लेकिन हालांकि 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी, जब उस समय जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी को
फंड किया था और उस समय बात की थी कि इस बारे में इसको यूनिवर्सिटी को दोबारा चालू किया जाएगा। लेकिन उस समय भी यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें भी बाहर से एक आए थे, उन्होंने अपने आप को वाइस चांसलर घोषित किया था ये यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इसकी काफ़ी देखरेख की और 2010 में जाके फिर 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। हालांकि सरकार ने बहुत कोशिश की। फिर उसके बाद जनवरी 2024 में भी नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करने की बात की और जून में इसका उद्घाटन किया गया है वापस से। अभी भी कोशिश की जा रही है इस यूनिवर्सिटी को कि आगे कैसे भी करके पहले जैसा इतिहास बताया जाए, पढ़ाया जाए। लेकिन सोचिए अगर वो यूनिवर्सिटी होती तो आज के ज़माने में अपन को कितनी सारी चीज़ें पता चल सकती थी, कितनी बीमारियों का इलाज हो सकता था, कितना कुछ हो सकता था, कितनी दवाइयाँ बन सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ होता और बहुत सारे बुद्धिज़्म के बारे में सबसे ज़्यादा अपन को जानकारी मिलती। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में तो बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा पढ़ते थे, तो यहाँ पे उसके बारे में पता चल सकता था। लेकिन बुक्स सारी किताबें जल के राख हो गई, सब खंडर में तब्दील हो गया। तो इसलिए आज कुछ पढ़ नहीं पाया कोई। सब भारत से निकला, भारत का इतिहास वापस से। हालांकि मोदी ने तो वापस से बोला था कि अभी इसको फंड किया जाएगा वापस से। कोशिश तो की जा रही है, यूनिवर्सिटी को चालू होगी बाद में। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2016 में ये यूनिवर्सिटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया है, बोला गया है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इसको घोषित किया था। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।